लेखक कहते हैं कि अब लंकोर के बाद वे तिंगरी गांव में पहुंच गए थे। तिंगरी का मैदान बहुत विशाल था। तिंगरी गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था और एक टापू के समान लगता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ रही थी और उसी पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमति के कितने ही यजमान थे। सुमति बौद्ध भिक्षु है और जो यज्ञ करते हैं वे यजमान होते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वे यजमानों को ताबीज़ देते हैं, गंडे ताबीज़। और जब कपड़ा ख़त्म हो जाए कि अब ताबीज़ किससे बनाए जाए, तो आसपास जो भी कपड़ा मिल जाता था वे उससे बोध गया का गंडा बना लेते थे, यानी ताबीज़ बना देते थे। सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, लेकिन लेखक को यह डर था कि अगर यह चले गए तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। इसलिए लेखक ने सुमति से कहा, जिस गांव में भी ठहरना हो उसमें भले ही ताबीज़ बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर सुमति चले जाते तो क्या होता, लेखक अकेला रह जाता। तो सुमति ने इस बात को स्वीकार कर लिया जब उसने यह कहा कि मैं कुछ पैसे भी दे दूंगा। अगले दिन उन्होंने भरिया ढूंढने की कोशिश की, यानी भारवाहक जो उनका सामान उठा ले, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला। अब लेखक को लगा कि अगर हम सुबह के समय चल दिए होते तो हमें इतनी गर्मी नहीं लगती, इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि उन्होंने 10-11 बजे चलना शुरू किया था और तेज़ धूप पड़ रही थी। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती है, लेकिन अगर मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे थे। लेखक बताते हैं कि दोनों मित्रों का माथा धूप से जल रहा था, ललाट माथे को कहते हैं, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था, यानी पसीने के कारण गीला हो रहा था। फिर उन्होंने यानी दोनों ने पीठ पर अपना अपना सामान लादा और डंडा हाथ में लिया। डंडा हाथ में लेने से हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है और जिसके कारण हमारी यात्रा आसान हो जाती है। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे। तिंगरी गांव में सुमति को बहुत लोग जानते थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। सुमति अब उन्हें अपने यजमान से यानी किसी भक्त से मिलना था, इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर शेखर विहार की ओर चलने के लिए लेखक से कह दिया। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। पहले जागीरदारी प्रथा थी, कुछ लोगों का ही जमीन पर अधिकार होता था। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था, यानी इन जागीरदारों के ऊपर भी मठ नियंत्रण रखते थे। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता था, जिसके लिए मजदूर उसे बेगार में मिल जाते थे। बेगार यानी उसे पेमेंट नहीं देनी पड़ती थी, उसे मजदूरी नहीं देनी पड़ती थी। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था। अब मठों में कौन रहते थे? भिक्षु, यानी भिक्षु ही प्रधान होता था कि जो यह देखता था कि किसने कितनी खेती की है, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता था। शेखर की खेती के मुखिया शेखर विहार, जहाँ लेखक और उसके मित्र गए, भिक्षु नमसे थे और बहुत ही भद्र पुरुष थे। लेखक कहते हैं कि मेरा भेष भिखारी का था। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, फिर भी वे मुझसे प्रेम से मिले। लेखक ने बताया कि शेखर विहार में एक बहुत अच्छा मंदिर था और उस मंदिर में लेखक को बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई मिल गई थी। हस्तलिखित यानी हाथों से लिखी हुई, और पोथियाँ यानी पुस्तकें। पुस्तकें जो होती हैं उनकी बाइंडिंग होती है, पर जो पोथियाँ होती हैं वो खुले पेज होते हैं और उन्हें कपड़े में बांध कर रख दिया जाता है। मेरा आसन भी वहीं लगा। लेखक बताते हैं जहाँ पर वे पोथियाँ रखी हुई थी, मेरा आसन भी, बैठने का स्थान भी वहीं पर बनाया गया था। और इन पोथियों में मोटे मोटे कागजों पर बड़े बड़े अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में बुद्ध के वचन लिखे गए थे। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम की नहीं रही होगी। एक सेर में 800 ग्राम होते हैं, तो 15 सेर में 1 किलो 200 ग्राम लगभग, तो उससे कम की नहीं थी।
सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछने लग गया, पर लेखक का मन तो पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। वह पुस्तकें पढ़ना चाहता था, बुद्ध के वचनों को जानना चाहता था। इसलिए लेखक ने उन्हें जाने के लिए कह दिया और दूसरे दिन सुमति चले गई। लेखक को लगा कि सुमति 2-3 दिन ज़रूर लगाएगा, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चला आया। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। लेखक ने अपना सामान उठाया और उन दोनों ने भिक्षु से विदाई ली और आगे की ओर चल दिए।